गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 4th चैप्टर का टेस्ट सीरीज पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है 4th चैप्टर का टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जो है वो 2 डेज में होगा। तो आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वो टॉपिक नंबर 1 है। समझ रहे हैं आप लोग? टेस्ट सीरीज होगा 4th चैप्टर का, और ये जो है मेनली क्लासेस दिया हुआ है। ये क्लासेस दिया है 5 to क्लास 9 तक के लिए बच्चों के लिए है। क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज जो है 2 टॉपिक में होगा, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक 1 होगा, और कल जो होगा वो होगा टॉपिक 2। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे और आंसर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये टॉपिक जो है क्लास 9 वाले बच्चों का कल चेक होगा क्लास में। क्लास 9 वाले बच्चों का ये टॉपिक कल क्लास में चेक होगा, तो उसी हिसाब से नोट करेंगे और बनाते जाएंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे 4th चैप्टर का टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो कि हम लोगों को देखना है 2 सीरीज में। और आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वो टेस्ट सीरीज होगा टॉपिक 1। तो हम लोग आज देखेंगे 4th टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 2 स्टेप में होगा, और आज का होगा टेस्ट सीरीज का टॉपिक 1 होगा। ठीक, तो आप लोग रेडी हो जाइए, और सभी बच्चे जो है कॉपी निकाल लेंगे और आंसर बताएंगे। और हम लोग अपना फाइल निकालते हैं और फाइल से सभी बच्चे आंसर बताएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे, कॉपी बुक पेन जो भी है निकाल के, और रेडी होने के साथ साथ जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइल खुल जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो तब तक जीके का क्वेश्चन हम पूछते हैं, थोड़ा 2 क्वेश्चन जीके का, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जल्दी से बताएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन ये बताओ आप कि हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? चलो जल्दी बताओ, हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? कमेंट बताओ, कमेंट करो जल्दी से आंसर। हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। प्रेजेंट सर काजल, वेरी गुड। हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन? नहीं पता है। पेट्रोल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय निकोलस ओटो। चलो, डीजल इंजन, हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन? डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था? जल्दी बताओ, डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था? आपको जल्दी से बताना है। डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था? आपको जल्दी से बता देना है। चलो जल्दी बताओ, हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन? जल्दी से बताओ, डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था? आपको बताना है। Who invented the diesel engine? Diesel engine was invented by Rudolf Diesel. Diesel engine was invented by Rudolf Diesel. नहीं बता पा रहे हो? चलो, बहुत जल्दी से आने वाला है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज निकल जाओ भाई फाइल। आ गया आ गया आ गया आ गया, ये फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है आज, हम लोगों को टॉपिक पढ़ना था फोर्स एंड प्रेशर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले थे, इसका टेस्ट सीरीज हम लोग को देखना है। हम लोगों को देखना है फोर्स एंड प्रेशर का टेस्ट सीरीज देखेंगे, और ये टेस्ट सीरीज का आज होगा टॉपिक 1। ठीक, इस टेस्ट सीरीज को आपको देना है, तो रेडी हो जाएंगे सभी बच्चे टेस्ट सीरीज टॉपिक 1 के लिए। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए, आपके स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही बड़ा कर दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे सभी बच्चे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर है कि और बड़ा कर दें? स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रहा है? चलिए, और बड़ा करते हैं इसको हम, क्वेश्चन पेपर को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया बड़ा। चलो जल्दी जल्दी अब बताओ, बड़ा बड़ा इसका और बड़े कर दे क्या? और बड़े, वेरी लार्ज हो गया इतने में।
चलो बताओ, बहुत बड़ा कर दिया गया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, जल्दी से बताओ, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस डाइन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस डाइन। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1। ठीक है, 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। चलो, फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज, फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल होता है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स भी होता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है। These are all as contact force. Clear? Question number 3. If no force acts on a body, कोई भी बॉडी पे यदि फोर्स नहीं लगाया जाएगा किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉडी क्या होगा, शेप गेट्स डिफॉर्म, मूव फास्टली, आइदर इन रेस्ट और इन मोशन, स्टॉप मूविंग। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से 3 का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे 3 का आंसर सभी बच्चे। 3 का आंसर बताएंगे। 3 का आंसर होगा आइदर इन रेस्ट और इन मोशन, नॉट डी। देखो हम, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ये फोर्स सिर्फ अर्थ के बारे में बात कर रहा है, नहीं। यदि फोर्स का क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। A body continues to be in the state of rest or motion until some external force is applied. The body continues to be in the state of rest or motion until some force is applied. जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो 3 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6, 7, 8 को भी करना है, बिल्कुल 6, 7, 8 वाले भी बच्चे ये चीजों को पढ़े हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलते जल्दी से आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्क्रीन को बड़ा कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है सभी बच्चों के स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे सभी बच्चे, चलो जल्दी से बताते जाओ और थोड़ा फास्टली मूव करेंगे क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और ये जो है आप बना लोगे तो अच्छी बात है, बाद में फिर बनाना ही पड़ेगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वी कैन होल्ड अ बॉडी हुज मास इज अप्रोक्सीमेटली। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, फोर्स 1 न्यूटन दिया है, मास नहीं दिया है, एक्सेलरेशन भी 1 होगा तो क्या होगा 1 kg, मतलब 1 kg ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, 4C 1 kg। क्लियर है। 5 नंबर, अ फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे। क्लियर है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये पूछा है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड किया, मास पे। क्लियर, 5 का ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हम लोग के स्क्रीन पे, बहुत बड़ा कर दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो है आसानी से सॉल्व कर सके, उनको इजी गोइंग में दिख सके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तो आपको दिखेगा ही। 6 चलो बड़ा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। स्क्रीन पे विजिबिलिटी है, क्लियर दिख रहा है बच्चों को, सभी बच्चों को कमेंट करेंगे क्लियर दिख रहा है। 6, किकिंग ऑफ ए बॉल विथ आवर लेग्स इज एन एग्जांपल ऑफ। किकिंग, बॉल को यदि किक करेंगे तो ये एक एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स का। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसा फोर्स होता है, ऑपोजिंग फोर्स होता है। ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ये दोनों कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स एट ए डिस्टेंस। फोर्स एट ए डिस्टेंस भी कहते हैं, फोर्स एट ए डिस्टेंस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम है फोर्स एट ए डिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग फोर्स है, और बॉल को हम लोग यदि पैर से मारेंगे तो टच करेंगे तो हम लोग ये
कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। द एक्शन रिएक्शन फोर्स, चलो द एक्शन रिएक्शन फोर्स 7 नंबर, द एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, नहीं, एक्ट्स ऑन लॉन्ग लाइंस, नहीं, एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, नहीं, एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये था, टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. To every body there is always an equal and opposite reaction. किसी भी बॉडी पे always an equal and opposite reaction होगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ऑन सेम बॉडी नहीं होता है, वो होता है ऑन डिफरेंट बॉडी। तो इसका ऑप्शन कौन सा क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है 7B। चलिए 8 नंबर पे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे बढ़ा जाए, चलो 8 और 9 का जल्दी से आंसर बताओ। 8 9 10, चलो 8 9 का बोलो। 8 और 9 का बोला आंसर भैया, बोलिए जल्दी आप। 8 9 इसको चलो इरेज कर दो। 8 9 का आंसर बोलो। 8 9 के आंसर बताएंगे सभी बच्चे। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू रफ सरफेसेस कैन बी डैश्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेटिंग। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग यदि दो बॉडी के बीच में यूज करेंगे, मतलब दो रफ सरफेसेस के बीच में यदि यूज करेंगे लुब्रिकेटिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। क्योंकि वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में क्या था? वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में था पॉलिशिंग था, स्ट्रीमलाइनिंग था, तीसरा था ल्यूब्रिकेटिंग भी था, और पाउडरिंग भी था, पॉलिशिंग भी था, और एक पॉइंट ये भी था उसमें जिसको हम लोग क्या कहते थे? पाउडरिंग, पॉलिशिंग और बॉल बियरिंग भी यूज करके होता था। तो इसमें एक पॉइंट आता है लुब्रिकेटिंग। तो लुब्रिकेटिंग करने से फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का बताओ। कंसीडर्ड अ पोर्टर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद अ सूटकेस व्हिच प्रेसेस हिज हेड विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय, चलो बताओ क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। एक आदमी जो है, एक पोर्टर मतलब कि वो एक जो कुली है, वो अपने हेड पे एक क्या है 300 फोर्स लग रहा है, उसके 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके हेड पे। तो उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा? यदि ये कुली है, ठीक, तो यहाँ पर यदि ये सूटकेस है तो रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? उसके हेड पे। तो हेड जो होगा वो करेक्ट आंसर है। ठीक, द हेड ऑन द सूटकेस। क्लियर है? चलिए 10 नंबर बताएंगे जल्दी से। 10 और 11 बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 10 और 11 सभी बच्चे बताएंगे 10 और 11 के आंसर। 10 और 11, चलिए 10 11 के आंसर बताओ। चलो 10 वाला ही लो, बताओ पहले 10 नंबर का आंसर बताओ। इसको इरेज करो भाई, हट जाओ। 10 नंबर का आंसर बताओ सभी बच्चे, जल्दी से आंसर बताएंगे। बताएंगे 10 का आंसर बताएंगे। 10 का आंसर, समटाइम्स कार स्किड्स ऑन द रेनी सीजन। कार जो है वो रेनी सीजन में स्लिप कर जाता है। वाटर इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बिकॉज द रोड एंड टायर्स। नो, वाटर कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा देगा? वो तो घटाएगा ना।
The friction between the brake and shoes and the wheels is reduced. Water reduces the friction between the road and the tires. जल्दी बताओ 10 का ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, 10D ऑप्शन। क्लियर? चलिए 11 नंबर, फ्रिक्शन को घटा देता है। फ्रिक्शन को क्या करता है? वो घटा देता है। चलिए 11 बताइए, 11 का आंसर बताओ। 11 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। Which of the following is not true? Which of the following is not true? क्लियर है ना? एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो 11 नंबर का बताओ। Which of the following is not true regarding the friction? फ्रिक्शन के संबंधित में क्या चीज इसमें ट्रू नहीं है? फ्रिक्शन wears down the machine parts, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये तो सही बता रहा है ना। उसके बाद मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट। फ्रिक्शन हेल्प्स अस वर्क, ये भी करेक्ट। फ्रिक्शन हेल्प्स अ शिप मूव थ्रू अ वाटर, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो फ्रिक्शन जो है वो शिप को मदद करता है पानी में चलने के लिए। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गड़बड़ है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, 11C। चलो ज्यादा और दूसरे लोग बताएंगे। क्लास 9 के बच्चे नहीं दिख रहे हैं इसमें। क्लास 9 के बच्चे और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, वीडियो को सबसे पहले काम आपको लाइक करना है। सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद जो है खुद भी लाइक हो जाना है। तो 12 नंबर का आंसर बताएंगे आप। चलिए जल्दी से 12 नंबर का आंसर बताइए। 12 नंबर का आंसर, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकल्स एंड कार्स एक्सेट्रा बिकॉज। बॉल बियरिंग्स को हम लोग कार में क्यों यूज करते हैं? साइकिल्स में यूज करते हैं। The actual area of the contact, the effective area of the contact between the wheel and the axle is reduced. चलो बताओ कौन सा होगा? 12 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 12 का सी, वेरी गुड, 12 का सी होगा। क्यों? The effective area of the contact between the wheel and the axle is reduced. ठीक, ज्यादा से ज्यादा उसके एरिया को घटाने के लिए काम आता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्रिक्शन घट सके और वो हाई स्पीड में चल सके। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। अब वी विल हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक साथ आ गया। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। चलो कौन सा होगा? 13 का आंसर बताएंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो बॉडी के बीच में, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों बॉडीज के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों बॉडीज के पैरेलल होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए 13 का बी नहीं, 13 का बी रॉन्ग है। 13 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो बॉडी के बीच में, जैसे एक बॉडी ये है दूसरा बॉडी ये है, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहाँ होगा? एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, तो क्या आएगा? ये पैरेलल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 नंबर, अ कॉइन फ्लिप्ड अक्रॉस अ टेबल स्टॉप्स बिकॉज। एक कॉइन को उछाला गया और वो जो है वो फ्लिप करके रुक गया। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? द टेबल एक्सर्ट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, द टेबल एक्सर्ट्स है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। टेबल पे यदि एक कॉइन को हम लोग ऐसे ढंगा के फेंक देते हैं, मतलब उसको सरकाएंगे, तो ऐसे करके सरकाएंगे ना, तो थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगता है और उसको वो रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को देखना है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो 15 और 16 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 16 का आंसर बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। द शूज ऑफ द सोल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप्स टू। हम लोग शूज में एक ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे जूता जो होता है, ठीक है, वो जूता में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रुप्स बना देते हैं ताकि क्या हो सके? द अर्थ अट्रैक्ट्स द एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ यूटिलाइज इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। कौन सा होगा? 15 का है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, और ताकि हम लोग उस पे जमीन पे गिरे ना तेज दौड़ते समय। ठीक,
ज्यादातर ऐसा शूज कौन पहनते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन जो है उस तरह के शूज को पहनते हैं। द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्लूइड फ्रिक्शन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आपको एक चीज बता दें, लिक्विड फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी सॉलिड में जब फ्रिक्शन लगेगा ना तो फ्रिक्शन कहलाता है, अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन लिक्विड फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैग। ड्रैग कहते हैं, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो लिक्विड फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज ड्रैग या विस्कोसिटी। तो ऑल ऑफ दिस फ्रिक्शन जो है, लिक्विड फ्रिक्शन स्पीड पे भी डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है और शेप पे भी डिपेंड करता है। तो 16 का ऑप्शन था डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को पहुंचना है 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग को कहां पहुंचना था? 17 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 17, 18, ठीक है, 17, 18, 19, तो 17 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 17 और 18। चलिए बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या हो रहा भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। और ये हम 9 क्लास वाले बच्चों को स्पेशली बता रहे हैं कि सबका कॉपी चेक होगा कल जरूर। रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड द वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास इज 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये जो है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन होता है। ये होता है सीजीएस सिस्टम में और ये होता है एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में, जिसको हम लोग एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए 19, 18 का आंसर बताएंगे। 18 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 18, द स्पीड ऑफ द फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, दिस इज बिकॉज ऑफ, बताओ कौन सा होगा? क्योंकि अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे अर्थ की तरफ कोई गिरता जाएगा वो अर्थ उसको बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गया 18 नंबर। अब हम लोगों को देखना है 19 और 20। 19 और 20 का आंसर बताएंगे। चलिए 19 का आंसर बताइए, फिर 20 का बताइएगा। 19 का आंसर बताएंगे। 19 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 19 का आंसर बताएंगे। 19, the force of gravitation acts only between the sun and the planets moving around it, only between the earth and the bodies, between all bodies in the universe, only between the sun and the body, between all bodies in the universe। जितने भी बॉडीज हैं वो सब पे एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सारे हेवनली बॉडीज पे लगता है, सारे बॉडीज पे लगता है। हेवनली क्या, सारे बॉडीज पे लगता है, यूनिवर्स के सारे बॉडीज पे लगता है। तो 20 नंबर के आंसर बताइए। चलिए 1 बॉय इज कैरिंग 20 का आंसर बताओ सभी बच्चे। 20 का आंसर बताना आपको। 1 बॉय इज कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर बाय हिज वन हैंड एंड द वुड क्यूब विथ हिज अनदर हैंड। ठीक है, एक हाथ में बकेट लिया है और एक हाथ में वुड क्यूब लिया है। इफ ही प्लेसेस द वुड क्यूब इन द बकेट ऑफ वाटर देन ही विल फिल, वो बकेट को जैसे ही पानी में डाल देगा वो उसको क्या महसूस होगा? लेस, मोर, सेम, लेस वेट महसूस होने लगेगा। उसको क्या होगा? लेस वेट महसूस होगा कि सेम वेट महसूस होगा? चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे। 20 का लेस वेट और हल्का हो जाएगा वो, बताओ क्यों? देन इन द बकेट देन ही विल फील सेम वेट, उसको वेट क्या होगा? सेम महसूस होगा। ठीक है, ही विल फील सेम वेट। 21 नंबर से आंसर बताइए। चलिए 21, 22 का बताएंगे आंसर। 21 का बताएंगे आंसर। चलिए क्लियर है कि और बड़ा कर दें? अभी हम दिख रहा होगा, ऐसे ही दिख रहा है। 21, 22
21 का बताना है आपको आंसर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? स्केलर वेक्टर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। प्रेशर किस तरह का यूनिट है? प्रेशर किस तरह का यूनिट है? तो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। 22 जब डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है तो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। इफ ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर द प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स 1000 न्यूटन दिया है और एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कट गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन 22 का बी। वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे गायब हो चुके हैं, हमको पता है, क्योंकि बच्चों को आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता। रील्स अभी दिखाना शुरू करेंगे ना तो सभी बच्चे आ जाएंगे वापस और बोलेंगे वाह सर क्या अच्छा काम कर रहे हैं आप ना। बच्चों को आजकल रील्स देखने में बहुत मजा आता है, उनको अलग फील होता है रील्स देखने में, भले ही बाद में जाकर वो किसी लायक नहीं बचेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही रील्स देखते रहो और कुछ बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि सभी बच्चों को आईएएस नहीं बनना है, कुछ ही बच्चे बनेंगे और बाकी बच्चे फिर रील्स बनाएंगे अपना। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जिनको रील्स देखना है वो रील्स देख रहे हैं। ठीक है। द प्रेशर इन द बॉटल फिल्ड विद द वाटर इज मैक्सिमम। किसी भी बॉटल में यदि हम लोग मान लो पानी भर देंगे, बॉटल में पानी भरेंगे, तो इस बॉटल में सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? टॉप पे, मिडिल पे, कहाँ होगा बताओ? सबसे ज्यादा प्रेशर किस जगह पे होता है? टॉप, बॉटल के मिडिल, कहाँ होगा? टॉप में होगा, मिडिल में होगा कि बॉटम में होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है? जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है? बॉटम में। इसीलिए यदि 4 फ्लोर का घर है तो यहाँ वाला जो पानी होगा ना, यहाँ वाला पानी देखोगे ऐसे जाएगा, ये पानी ऐसे आएगा और ये पानी ऐसे आएगा। तो सबसे ज्यादा जो है प्रेशर जो होगा बॉटम में होता है। ठीक, यहाँ पर होगा बॉटम में मैक्सिमम प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर। और जो टॉप है वहां पर होगा मिनिमम प्रेशर। चलिए 24 पे पहुंचते हैं हम लोग। 24 का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो 24 का आंसर खोजिए। चलिए 24 का आंसर खोजिए सभी बच्चे। 24 का जल्दी से बताओ। बस 4 क्वेश्चन और बचा है। 28 का क्वेश्चन है 24। द बॉटम ऑफ द डैम इज मेड थिक ड्यू टू द डैश। 24 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्यों ऐसा होता है? देखो, द बॉटम ऑफ द डैम इज मेड थिक, मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बॉटम में क्या होता है कि प्रेशर जो होगा, अभी हम बताएं, बॉटम में प्रेशर जो होगा क्या होगा? हाई होगा। प्रेशर हाई होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको थिक बना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, इसलिए हमको थिक बनाना पड़ता है। वेरी गुड। 20 नाउ विल हैव टू मूव टू 24 के बाद 25 नंबर। तो 25 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। चलो 25 का आंसर बताओ। 25 का आंसर बताएंगे। द प्रेशर ऑन द अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर ज्यादा तब होगा जब एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा मतलब एरिया ज्यादा है। अब तुम समझ लो, द प्रेशर ऑन द विल बी लेस, मतलब प्रेशर को कहा है लेस, तो एरिया को हमको ज्यादा करना पड़ेगा। एरिया को कब ज्यादा करेंगे? एरिया को कब ज्यादा करेंगे? जल्दी से बताओ। एरिया को हम जब लाई रहेंगे तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो 26 नंबर पे पहुंचेंगे। अब हम लोग 26 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो वेरी इजी क्वेश्चन वाला था। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 25. What will be the pressure when 30 Newton force is applied on 100 centimeter, 120 centimeter square?
देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है एरिया, तो फोर्स कितना दिया है 30 न्यूटन, एरिया दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 120 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो सॉल्व कर लो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 120 और ये 100 ऊपर चला गया, ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया 4 और ये हो गया 25, 25 इंटू 100 2500, तो 2500 कौन सा आएगा, ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ तो 2.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, 26 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लेंगे आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लीजिए और 28 तक क्वेश्चन है, तो 27 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और कल जो है इसका टेस्ट सीरीज 2 आएगा, उसमें जो है हम खुद से क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे आप सभी बच्चों से, तो उसमें भी 25 से लेके 25 या 30 क्वेश्चंस होगा, तो अभी इसका आंसर बताएंगे 27 का। मैन अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ मास m kg रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ सरफेस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द क्यूबॉइड ऑन द टेबल सरफेस इज 10,000 पास्कल, दिस इज पास्कल, ठीक है, पी मतलब पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे कहा है वैल्यू ऑफ एम का वैल्यू बताओ क्या होगा, चलो बताओ एम का वैल्यू बताओ, चलो खुद से अपने खुद से बनाओ, ये इसका एरिया दिया हुआ है, ये सरफेस एयर लिखा है, ये सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, और आपसे पूछा है कि प्रेशर क्या पूछा है एम का वैल्यू, तो कैसे करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको सॉल्व करें यहां पर, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए आप सभी बच्चे, फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 10,000 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स नहीं दिया है, और एरिया दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, थोड़ा सा चलो ऊपर से सॉल्व करते हैं ना, ऊपर यहां लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स दिया है 10,000, एरिया दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 इंटू 100, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स दिया हुआ था, ओ माय गॉड ये प्रेशर दिया हुआ है, सॉरी, तो हमको यहां पर ये दिया हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो प्रेशर दिया हुआ है 10,000 और यहां पर फोर्स, इसका मल्टीप्लाई कर लो, चलो ऐसे ऐसे सॉल्व करो ज्यादा इजी पड़ेगा, इसका इंटू कर लो, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो प्रेशर दिया है 10,000, एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कितना आया 40 न्यूटन आया फोर्स, 40 न्यूटन क्या आ गया फोर्स आ गया। अब क्या करेंगे फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी लगाएंगे, फोर्स आया 40 न्यूटन, मास दिया हुआ नहीं है और जी का वैल्यू दिया है 10, ये इसको कैंसिल करेगा, तो मास आएगा 4 kg, तो मास इज इक्वल टू 4 kg इज करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर 10,000 दिया है, क्योंकि 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर तुम फोर्स निकालिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, जी का वैल्यू 10, इसको लाकर डिवाइड किया 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया 4, ठीक है, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 28, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो क्योंकि आपसे नहीं बनेगा, इसको हम आपको समझा के बताते हैं, समझना अच्छे से समझना।
वेरी इजी एंड टिपिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चे नहीं बनाएंगे, हमको पता है। तो चलो हम समझा दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ लो। 28 का ऑप्शन भी आपको अभी दिया हुआ, इसी में से आंसर आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, और कल जो है टॉपिक 2 होगा टेस्ट सीरीज का। ये देखो क्या कहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपको बताना है। किसी को पता है इसका ऑप्शन? चलो नहीं पता हम बता दे। देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? अब यहां पर आप ये समझो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। क्लियर है? ऑप्शन बी जो भी बच्चे इसको बता रहे हैं ना, देखो या तो आपको आंसर याद है, बस लिख दिए, कैसे आया वो आप समझ लो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां पर हम लोग मास निकालेंगे तो मास का फॉर्मूला आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू मास के जगह लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या लिखा जा सकता है? हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या होगा, एरिया इंटू हाइट होगा। तो v इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होगा, एरिया इंटू हाइट। तो v की जगह लिखेंगे एरिया इंटू हाइट इंटू जी और डिवाइडेड बाय एरिया। ये एरिया कट गया, मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर का फॉर्मूला आया वो आया डेंसिटी इंटू एच इंटू जी। तो डेंसिटी जो आएगा वो किसका आएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी होगा। क्यों मरकरी होगा, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर में जो हम लोग यूज करते हैं लिक्विड, उस लिक्विड का नाम है मरकरी। और मरकरी का डेंसिटी होता है 13,800 शायद केजी पर मीटर क्यूब। ये हम कंफर्म नहीं है, 13,600 या 13,800 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 13,800 या 13,600 केजी होता है। तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग डेंसिटी लगाएंगे 13,000, मान लो 800 इंटू हाइट होता है 76 सेंटीमीटर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 ATM का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर एट HG लेवल। HG लेवल मतलब मरकरी के लेवल पे। तो 76 सेंटीमीटर है, तो 76 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, 76 डिवाइडेड बाय 100 और जी का वैल्यू होता है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और ये आया बी ऑप्शन करेक्ट। समझ गए सभी बच्चे कैसे बना है? समझ गए? फिर से आप क्लियरली समझ लो एक बार। देखो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच। क्लियर? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डेंसिटी, वॉल्यूम के जगह लिखेंगे ए इंटू एच इज इक्वल टू मास। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मास के जगह लिखेंगे डेंसिटी इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाय ए, कैंसल्ड हो गया। तो प्रेशर डेंसिटी, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे किसका, हम लोग डेंसिटी यूज करेंगे मरकरी का। तो मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, मरकरी का डेंसिटी है अप्रॉक्स 13,800 या 13,600 हो सकता है मे बी। ठीक है, तो 13,000 कितना आएगा,
13,000 कितना हुआ? 13,000, ये लिखेंगे 13,800 इंटू एच जो होता है 76, क्योंकि एक एटीएम के बराबर होता है 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर एट एचजी लेवल, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बैरोमीटर, और बैरोमीटर में होता है मरकरी। तो 76 हो गया इंटू ग्रेविटी हो गया 9.8, कितना हो गया ग्रेविटी? ग्रेविटी हो गया 9.8 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, और ये हो गया आपका आंसर। तो 1 प्रेशर देखो 1 एटीएम में 1 एटीएम प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वैल्यू आता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे करके आता है। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सर बस कीजिए, रील्स देखते समय बच्चे नहीं कहेंगे कि सर बस कीजिए। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक था ये था फोर्स का, फोर्स टॉपिक था, और इसका हम लोग टेस्ट सीरीज देखे हैं, और टेस्ट सीरीज का था ये टॉपिक नंबर 1। अब टॉपिक नंबर जो है वो 2 जो है वो कल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे को स्टार्ट होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से सभी बच्चों को ये हम बता रहे हैं कि सभी बच्चे जो है अपना अपना कॉपी में इसको बनाकर ही आएंगे, क्योंकि इट विल बी चेक बाय टुमारो फॉर क्लास 9। हम फिर बता रहे हैं कि क्लास 9 के बच्चे जो है इसको कॉपी पे बना लेंगे, क्योंकि उनका कल जो है ये कॉपी चेक होगा। तो सभी बच्चे इसको बनाएंगे, और क्लास 9 वाले जो है स्पेशली उसको कल तो जरूर चेक होगा। तो आप लोग इसको बना लेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और सभी बच्चे जो है अच्छे से बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। अब एक लास्ट चीज बता दे रहे हैं कि हर वीक में 9 क्लास का 3 क्लासेस होगा ऑनलाइन, और 10 क्लासेस का भी 3 क्लासेस होगा ऑनलाइन। क्लास 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 का भी 3 क्लासेस होगा, और छोटे बच्चों का भी 3 क्लासेस होगा। तो एक वीक में आप लोगों का 3 क्लासेस चलेगा। तो कल आप लोग आएंगे फिर टाइमिंग के लिए 7 o'clock इन द इवनिंग। ठीक, तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। क्लास, सिर्फ हम बार बार बोल रहे हैं, क्लास 9 को ये नोट करना है। क्लास 5, 6, 7, 8 वाले बच्चे अभी इसको नोट नहीं करेंगे, वो बाद में नोट करेंगे। ठीक है।